बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स को। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली तो इस्तेमाल होते हैं इफ़ एल्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना उनके साथ, कि जब इस तरह इफ़ लिखा होता है ना कि यहाँ पे कोई कंडीशन होती है ना, इस और जो कंडीशन होती है ना, इस कंडीशन के अंदर जो है ना वो रिलेशन ऑपरेटर जो है ना इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा भी रिलेशन ऑपरेटर्स का जो इस्तेमाल होता है वो होता है सही, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा सा इस्तेमाल है, मतलब कि ना होने के बराबर ही है। मतलब जो मेजर चंक जो है ना रिलेशन ऑपरेटर्स का जो यूज़ का है वो इफ़ एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं इनके अंदर ही यूज़ हो रहा होता है ये। तो इसलिए हम जो है ना अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स को देख लेंगे, और चंद ही लेक्चर्स के बाद इफ एल्स की स्टेटमेंट्स भी आ जाएंगी उन लेक्चर्स में, जहाँ फिर हम देखेंगे कि आगे जो है ना रिलेशन ऑपरेटर्स इस्तेमाल होना भी शुरू हो गए हैं। हाँ, इसके अलावा कभी कभी इस तरह होता है कि प्रिंट में आपने कभी दिखाना हो कोई दो वैल्यूज़ के कंपैरिजन को, या फिर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके कोई वैल्यू आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप इनको यूज़ करते हैं। इफ एल्स की स्टेटमेंट के बगैर जो यूज़ है उनका ये है बस। तो अब हम है रिलेशन ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर्स होते क्या हैं? दे आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। तो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। कंडीशन सिर्फ इसमें यह है कि जो दो वैल्यूज जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं उनकी टाइप सेम होनी चाहिए। मतलब एक इंटीजर जो है वो एक इंटीजर से कंपेयर होगा, एक फ्लोट जो है वो फ्लोट से ही कंपेयर होगा। ये यूज होते हैं एक्सप्रेशंस में, जबकि एक डिसीजन जो है ना वो आपने करना होता है बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मसलन कि अगर एक इफ एल्स की स्टेटमेंट है ना, मैं एक मिसाल के तौर पे अब कह रहा हूँ, ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो आप देख लेंगे। जैसे सपोज करें कि आपकी ना मदर आपको कहती है कि भाई आप ना इस तरह करें कि मार्केट से जाके अंडे ले आएं, और आप ना एक दर्जन अंडे ले आइएगा अगर जो है वो अंडे जो हैं वो 230 रुपये दर्जन हुए, और आप ना आधा दर्जन अंडे लेके आइएगा अगर जो है ना अंडे 300 रुपये दर्जन हुए। तो आप एक कंडीशनल बनाएंगे, तो आप एक कंडीशन इस तरह की बनाएंगे कि इफ़ जो है एग प्राइस जो है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 230। तो जो है ना इधर आप लिख देंगे कि भाई बाय 12 एग्स, ठीक है। और एक और आप जो है ना वो कंडीशन बनाएंगे और उसमें आप लिखेंगे कि इफ़ एग प्राइस दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 300, तो फिर जो है ना बाय जो है ना आप करेंगे 6 एग्स, ठीक है। तो ये तो है, मैंने एक रफ सा एक कोड लिखा, ये तो है सही कोड भी नहीं है, इसमें मैंने स्टेटमेंट्स कोड के लिए लिखी। तो ये आप कह लें कि एल्गोरिदम टाइप एक बनाया है, इसमें हम बस ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना वो इस तरीके से होती है कि भाई इधर इसमें कोई कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे हम एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि भाई अगर जो है ना अंडों की प्राइस इससे कम है तो हमने डिसीजन मेकिंग की कि 12 अंडे लेने हैं, और अगर अंडों की प्राइस जो कि है वो इस प्राइस से ज़्यादा है जो 300 से, तो फिर हमने डिसीजन मेकिंग की कि 6 अंडे लेने हैं। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन जो है ना हमने एक डिसीजन इस पे में डिसीजन जो है ना उस पर दे दिया हमने कि भाई क्या होना चाहिए, और जो रिजल्ट होगा ना उस डिसीजन का वो ट्रू या फॉल्स होता है। तो जैसे हमने भी वो स्टेटमेंट लिखी थी, तो उसमें हमने लिखा था कि भाई इफ़ जब मैंने किया था तो उसके जो एंड रिजल्ट था वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जिस तरह हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी ना कि हमने लिखा था कि भाई एग प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 230। तो आप जो दुकान वाले से अंडे की प्राइस पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई दर्जन अंडे सपोज वो कहता है कि 200 रुपये के हैं, तो 200 इज ग्रेटर देन, और सॉरी ये यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू लिखा था। तो 200 जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 230 है ना। तो इसका मतलब है कि इस वाले स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा ना वो आ जाएगा कि यहाँ पे ट्रू लिखा आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो इसको रन कर दो। और अगर सपोज वो कहता है कि अंडों की जो प्राइस है वो 300 है, तो उसको आप लिखेंगे 300 लेस देन इक्वल टू 230, वो तो नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा फॉल्स, तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी। तो बेसिकली जितने भी रिलेशन ऑपरेटर्स हैं इनका जो रिजल्ट निकलता है इनकी स्टेटमेंट को रन करने के बाद या उस एक्सप्रेशन को रन करने के बाद वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। प्रोग्रामिंग में किस लिए यूज़ होते हैं? जो डिसीजन मेकिंग है, ऐसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी उसमें हमने एक डिसीजन मेकिंग की है कि भाई क्या प्राइस हो तो हमने क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर। तो इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि क्या क्या था। सबसे पहले हमने कहा था कि भाई रिलेशन ऑपरेटर किस लिए यूज़ होते हैं। पहला यूज़ हमने कहा इनका कि भाई कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़ को। दूसरा हमने कहा कि भाई इसलिए यूज़ होते हैं कि जब आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो वहाँ पे आप ना इनको यूज़ करते हैं। थर्ड हमने कहा कि भाई जो इसका जो रिजल्ट होता है रिलेशन ऑपरेटर्स का वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो अगर जो स्टेटमेंट लिखी है वो मैथमेटिकली ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, अगर वो फॉल्स है या इनकरेक्ट है तो उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। लास्टली हमने देखा कि भाई प्रोग्रामिंग में किस लिए यूज़ होते हैं। हमने कहा कि भाई प्रोग्रामिंग में ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। जहाँ पे भी आपने डिसीजन किसी चीज़ पे देना है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते होते हैं। नॉर्मली कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ इनको यूज़ करते होते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर्स जो कि हैं वो हमारे पास कोई 5-6 रिलेशन ऑपरेटर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में है, जिनकी बेसिस पे आप तमाम डिसीजंस जो है वो कर सकते हैं।
तो उन सारों को हम देख लेते हैं। तो पहला वाला इक्वल टू का ऑपरेटर है। अब जो सादा जो इक्वल टू अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ये यूज़ होता है असाइनमेंट के लिए, कि आपने जो कि है ना कोई वैल्यू है ना, उसको एक वेरिएबल को असाइन करना है। जैसे x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो इसको 2 की वैल्यू असाइन हो जाती है। जो डबल इक्वल टू का ऑपरेटर होता है ना सी में, ये वाला कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। तो ये बताता है कि दो वैल्यूज को आप कंपेयर कर रहे हैं। तो मसलन अगर आप ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ए डबल इक्वल टू बी लिखेंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी को ए में साइन कर देना है, वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि क्या ए और बी की वैल्यू इक्वल है। मतलब क्या आप कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि जो ये जो डबल इक्वल आपने डाला है, तो आप इसको उससे ये बता रहे हैं इसको कि इसके जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है ए और इसकी जो राइट साइड पे वैल्यू है बी, क्या ये आपस में इक्वल है। तो कंप्यूटर जो इसका रिजल्ट आपको देगा वो इन टर्म्स ऑफ बताएगा कि ट्रू, जो कि कहेगा कि हाँ जी इक्वल है, या फिर वो कहेगा फॉल्स कि वो इक्वल नहीं है। तो ट्रू फॉल्स को बेसिकली वो कंप्यूटर 0 1 का बताता होता है। तो अगर उसने कोई चीज़ कहनी हो कि फॉल्स है तो कहेगा 0, और अगर उसने कोई चीज़ कहनी हो कि ट्रू है तो कहेगा 1। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये करता है कि भाई आपने देखना अगर दो वेरिएबल्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, या कोई वेरिएबल किसी वैल्यू को इक्वल नहीं है। तो मैं सपोज चेक करना चाह रहा हूँ कि ए जो है उसमें 3 स्टोर्ड तो नहीं है, तो मैं कहूँगा ए इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो अगर तो इसमें 3 स्टोर्ड नहीं है, तो वो कहेगा कि हाँ जी इसमें 3 स्टोर्ड नहीं है, आप सही कह रहे हैं, ट्रू हो जाएगा ये। और अगर इसमें 3 स्टोर्ड हुआ, तो वो कहेगा कि नहीं भाई फॉल्स, जो आपने जो बात किया वो गलत है। फिर लेस देन का ऑपरेटर ये देखता है कि भाई एक वैल्यू जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं। ग्रेटर देन का बताता है कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो राइट से छोटी बड़ी है या नहीं। लेस देन और इक्वल टू कहता है कि ये लेस देन की केस में भी ट्रू चलता होता है, और साथ में ये बताता है कि लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए तो ये ट्रू कह देता है। मसलन अगर 2 लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हो ना, तो अब 2 2 से लेस तो नहीं है, लेकिन 2 इज इक्वल टू 2 है, तो इसकी बेसिस पे इसका रिजल्ट वो जो है ना वो ट्रू कह देगा। ठीक है, क्योंकि 2 इज इक्वल टू ट्रू वाली कंडीशन ट्रू है। मतलब कि इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, या वो लेस हो या वो इक्वल हो, तो वो कंडीशन को ट्रू कर देता होता है। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब इन सारों को हम एग्जांपल्स की मदद से देख लेते हैं। तो एक हमारे पास है कि सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब ये देखते हैं, पहले देखते हैं कि ट्रू किस सिनेरियो में होगा। अब सी की कोई वैल्यू है, सी में स्टोर्ड है, सपोज सी के अंदर वैल्यू जो है 10 स्टोर्ड है, और ए के अंदर 2 स्टोर्ड है, और बी के अंदर 3 स्टोर्ड है। तो ये इसको इवेल्युएट करेगा, तो 2 प्लस 3 हमारे पास आती है 5। ठीक है, तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इवेल्युएट करेगा, और कहेगा कि क्या 10 ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 है। तो इक्वल टू 5 तो नहीं है, लेकिन 10 ग्रेटर देन 5 है। तो इस वजह से इस वाले एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, या आप कह लें इसका रिजल्ट आ जाएगा 1, कि वो कहेगा कि हाँ भाई ये बात ठीक है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि सी के अंदर 10 स्टोर्ड है, और ए और बी में 5 और 5 स्टोर्ड है। तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अब ये ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन 10 इक्वल है, तो इस केस में भी ये ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास एंड पे रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, कि हाँ भाई जो 10 है वो 10 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसी को हम देखते हैं कि ये फॉल्स कब हो जाएंगी। फॉल्स हो जाएंगी जब ये लॉजिकली करेक्ट नहीं होगी स्टेटमेंट। तो अगर सी के अंदर सपोज 3 पड़ा हुआ है, और ए और बी में 10 और 15 पड़ा हुआ है, तो वो कहेगा कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो क्या ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट है? नहीं, 3 जो है वो ना बड़ा है 25 से, ना ही इक्वल है 25 के, तो दोनों चीज़ें फॉल्स हैं। तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट जो है इसका एंड रिजल्ट होगा कि फॉल्स, नहीं ये बात ठीक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स की वैल्यू लेस देन 5.3 है, वो ये पूछ रहा है। तो लेस देन ये पूछ रहा है हमसे। तो जी हम देखते हैं कि भाई अगर तो एक्स के अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड है, दैट इज सपोज अगर वो 5.3 से कोई भी छोटी वैल्यू हो, तो वो कहेगा हाँ ट्रू है। मसलन अगर 4 स्टोर्ड है, तो 4 इज लेस देन 5.3, हाँ जी ये ट्रू है बात, ये इसका रिजल्ट 1 होगा, या ट्रू आप कह लें इसका रिजल्ट होगा। तो इससे कभी भी अगर कोई वैल्यू ऐसी आ जाए जो कि 5.3 से बड़ी हो या इक्वल हो, तो वो कहेगा नहीं जी ये तो फॉल्स है। ठीक है, तो सपोज मैं कहता हूँ कि भाई एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज 5.3, तो 5.3 इज लेस देन 5.3, ये तो फॉल्स हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई इस तरह की भी आ जाए कि भाई एक्स में 10 स्टोर्ड है, तो 10 इज लेस देन 5.3 भी फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि एक्स के अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड है वो लेस देन 5.3 हो, तो उसका रिजल्ट जो है ना वो ट्रू देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कि n की वैल्यू, क्या n की वैल्यू 20 के इक्वल है। तो अगर तो n के अंदर 20 पड़ा हुआ, ठीक है, n जो वेरिएबल है इसके अंदर अगर 20 स्टोर्ड हुआ, तो फिर ये स्टेटमेंट जो कि है वो रिजल्ट देगी ट्रू। और अगर इसमें 20 के अलावा कोई भी वैल्यू हुई, -1 -2 19 21 कुछ भी, तब ये फॉल्स दे देगी। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई काउंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 10। तो काउंट की वैल्यू कह रहा है कि 10 के इक्वल तो नहीं है, फिर ये ट्रू है। मतलब कि 10 के अलावा कोई भी वैल्यू हो काउंट की, तो वो ट्रू है स्टेटमेंट।
मसलन क्या काउंट अगर मैं कहता हूँ कि 30 है, तो पूछेगा भाई 30 इज नॉट इक्वल टू 10, हाँ भाई ये बात ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर काउंट की वैल्यू जो है वो 10 हो जाए तब ये सिर्फ फॉल्स होगा, कि काउंट की वैल्यू जो है वो 10 आ गई है तो वो तब फॉल्स हो जाएगा। वो इस तरीके से, मतलब आप इसको इस तरह समझ लें कि ये कहना चाह रहा है कि भाई काउंट की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है 10 की। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनको यूज करके आप कभी भी डिसीजन मेकिंग का जब भी आप काम कर रहे होंगे ना कोड में, तो उनके लिए आप हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होंगे, इसलिए इनको समझना जरूरी था। होते ही बड़े आसान से हैं, इसी तरह की कई मिसालें आप खुद भी बना के उनके अंदर फिर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके उनको समझ सकते हैं। तो जितने आप जो है ना मल्टीपल एग्जांपल्स ले लेके इसको समझेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसकी बेहतर होती जाएगी।